बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिजिक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट, हम अपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था मोशन एंड फोर्स, इस चैप्टर को डिस्कस करते हुए आ रहे थे और ऑलमोस्ट एक लेंथी टॉपिक चैप्टर था, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स इसके अंदर मौजूद थे। ठीक है, तो इसके सारे टॉपिक्स को हमने स्टडी कर लिए और सारे टॉपिक्स को स्टडी करने के बाद आज हम इस चैप्टर के लास्ट वाले टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, और लास्ट वाले टॉपिक को आज हम अपनी इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी पढ़ेंगे। तो जो लास्ट टॉपिक हमारे पास आज आ रहा है, या इस वीडियो के लिए जो हमारे पास आज का टॉपिक आ रहा है स्टूडेंट, वो टॉपिक मेरे पास आ रहा है बैलिस्टिक फ्लाइट। ठीक है, बैलिस्टिक फ्लाइट, व्हाट इज मीन बाय बैलिस्टिक मिसाइल, सॉरी बैलिस्टिक फ्लाइट, व्हाट इज मीन बाय बैलिस्टिक फ्लाइट। ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके ऊपर उसके यूजेस जो आएंगे वो देखेंगे। यह सारा कुछ हमने अपनी इस वाली वीडियो में डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक मेरे पास आ रहा है वो टॉपिक आ रहा है बैलिस्टिक फ्लाइट। तो चलते हैं इसकी तरफ बिला ताखीर। इसकी मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। पहले कहते हैं व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल, डेफिनेशन लिखिए अगर हम, कहते हैं व्हेन अ प्रोजेक्टाइल, when a projectile is given an initial push and given an initial push and is then allowed to move and is then allowed to move freely, due to inertia and under the action of gravity, due to inertia and under the action of gravity, then such a flight is called, ballistic flight. ठीक है, डेफिनेशन मैंने लिख दी है। कहते हैं व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल पुश, कि जब किसी प्रोजेक्टाइल को एक इनिशियल पुश दिया जाए, पहला धक्का दिया जाए, यानी इसको स्टार्ट किया जाए उसकी मोशन को, उस पुश के बाद फिर वो क्या करे, फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर दे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के एक्शन के अंदर और इनर्शिया की वजह से फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, फिर कहते हैं देन सच अ फ्लाइट इज कॉल्ड बैलिस्टिक फ्लाइट। तब जो इस तरह की जो फ्लाइट होती है वो कौन सी फ्लाइट कहलाती है? बैलिस्टिक मिसाइल। सिंपल अल्फाज में बताऊं तो स्टूडेंट कहते हैं कि जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को जब किसी प्रोजेक्टाइल की मोशन को स्टार्ट करते हैं किसी इनिशियल पुश की वजह से, तो तब वो क्या करे, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी और इनर्शिया की वजह से वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट करते हैं। फ्री जब वो मूव करना स्टार्ट करता है तो इस तरह की जो आपके पास फ्लाइट आती है, फ्रीली मूवमेंट जो आती है, फ्रीली जो मोशन आती है, वो मोशन स्टूडेंट्स कहलाती है बैलिस्टिक फ्लाइट। सिंपल सी टॉपिक है और सिंपल सी डेफिनेशन है। फिर कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक फ्लाइट और बैलिस्टिक मिसाइल। इधर मैं बैलिस्टिक फ्लाइट लिखता हूं तो बेहतर है। बैलिस्टिक फ्लाइट, मिसाइल। अब जो पढ़ने लगे हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल है। कहती है द अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल इज कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल, कि अनपावर्ड हो और अनगाइडेड मिसाइल हो तो वो क्या कहलाता है? बैलिस्टिक मिसाइल।
unpowered अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल इज कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी डेफिनेशन को समझाने से पहले मैं दोबारा अपनी पहली बैलिस्टिक फ्लाइट पे आपको रिव्यू करवाना चाहता हूँ कि बैलिस्टिक फ्लाइट में हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटी और इनर्शिया की वजह से फ्रीली मूव करना स्टार्ट करे, तो ऐसे को या ऐसी फ्लाइट को हम कहते हैं बैलिस्टिक फ्लाइट। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल में कहते हैं कि अगर आपके पास कोई अनगाइडेड यानी अनगाइडेड और अनपावर्ड कोई मिसाइल है, अनगाइडेड से मुराद है कि वो फ्रीली मूव करेगा अपनी मर्जी से अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड इनर्शिया, ठीक है, अपनी मर्जी से मूव करेगा, उसको कुछ भी गाइडेंस नहीं मिली या कुछ भी गाइडेंस नहीं दी गई कि इसने यहां से लेकर यहां तक जाना है या इतना फासला तय करना है, यानी इतनी रेंज उसने कवर करनी है, इतना टाइम लेना है, इतनी हाइट आएगी, ठीक है, ये सारा कुछ उसको अनगाइडेड है। तो अनगाइडेड होने की वजह से वो फ्रीली मूव करेगा अपनी मर्जी के तहत, तो उस मिसाइल को हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। अगर कोई प्रोजेक्ट आए फ्रीली मूव करे उसको उस फ्लाइट को बैलिस्टिक फ्लाइट, अगर मिसाइल की बात करेंगे तो वो बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन दोनों की। कहते हैं बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी, आगे क्या आपके पास आ रहा है बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी। The path followed by a ballistic missile is called ballistic trajectory. The path followed by ballistic missile is called ballistic trajectory, ठीक है। जैसे लास्ट टॉपिक में हमने ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ा था कि वो प्रोजेक्टाइल जो भी पाथ को फॉलो करता है वो पाथ कहलाता है ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। लेकिन इस केस में स्टूडेंट्स हम कह रहे हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल कि यानी बैलिस्टिक मिसाइल जिस रास्ते पर मूव करेगा, जिस रास्ते को फॉलो करेगा, जिस पाथ को फॉलो करेगा उस पाथ को हम कहते हैं बैलिस्टिक पाथ या बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। आगे कहते हैं एक्सप्लेनेशन। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़े, एक्सप्लेनेशन में कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल मूव ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशंस। बैलिस्टिक मिसाइल मूव ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट फोर्सेस, ठीक है, वो कौन सी इंडिपेंडेंट फोर्सेस हो सकती हैं? वो हो सकती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आगे डिफरेंट किस्म की दो फोर्सेस आपके पास आती हैं जिसकी वजह से जो है बैलिस्टिक मिसाइल वो मूव करता है। कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल मूव moves due to the superposition of two forces, सुपरपोजिशन ऑफ टू फोर्सेस। अब वो फोर्सेस कौन सी आ सकती है? सुपरपोजिशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन, सुपरपोजिशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशंस, ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशंस, ठीक है। जो बैलिस्टिक मिसाइल आपका मूव करता है वो मूव करता है ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशंस, दो इंडिपेंडेंट मोशंस की वजह से बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो भी क्या करता है? मूव करता है। पहला जो आपके पास पॉइंट आएगा वो पॉइंट आ रहा है आपके पास पॉइंट नंबर 1, कहते हैं स्ट्रेट लाइन इनिशियल फ्लाइट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लॉन्च, अ स्ट्रेट लाइन इनिशियल फ्लाइट, अ स्ट्रेट लाइन a straight line
a straight line inertial flight, a straight line inertial flight along the direction of flight, along the direction of launch। कहते हैं कि जिस डायरेक्शन को वो लॉन्च हो उसी डायरेक्शन में वो स्ट्रेट लाइन पर मोशन को जारी रखे या मूव करे, उस ये भी किसी मिसाल आ जाती है बैलिस्टिक मिसाइल की, यानी मोशन की वजह आ जाती है, बैलिस्टिक मिसाइल की मोशन की वजह आ जाती है। आगे दूसरा पॉइंट कहते हैं, दूसरे पॉइंट में कहते हैं कि वर्टिकल ग्रेविटी फॉल, वर्टिकल ग्रेविटी फॉल वर्टिकल ग्रेविटी फॉल, ये भी पॉइंट इसी का आ गया। थर्ड वन कहते हैं द ग्रेविटी एंड इनर्शिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैराबोलिक पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि जो आपके पास पैराबोलिक शेप बनती है वो शेप बनती है ड्यू टू टू थिंग्स एंड दैट आर इनर्शिया एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जो पैराबोलिक शेप बनती है किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो वो पैराबोलिक शेप जो है बनती है किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। इन दोनों चीजों की वजह से पैराबोलिक शेप आती है आपके पास प्रोजेक्टाइल की। फिर कहते हैं इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, पहले लिख लें पॉइंट, पैराबोलिक शेप इज ड्यू टू पैराबोलिक शेप ऑफ projectile motion is due to inertia and acceleration due to gravity, acceleration due to gravity। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज जी, कि पैराबोलिक शेप इनर्शिया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आती है आपके पास। अब इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का क्या इफेक्ट होता है उसको भी देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, इफेक्ट ऑफ इनर्शिया कहते हैं due to inertia an object should move straight off in the direction in which it thrown, कि इनर्शिया की वजह से जो ऑब्जेक्ट होता है जिस सीमत में उसको फेंका जाए उसी सीमत में स्ट्रेट मूव करता है। ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया an object should move due to inertia an object should move due to inertia an object should move straight off in the direction in the direction in which it is thrown at constant speed, in which it is thrown at constant speed के साथ। ठीक है, constant speed equal to its initial speed equal to its initial speed particularly in empty space, कहते हैं ड्यू टू इनर्शिया एन ऑब्जेक्ट शुड मूव स्टेट इन विच इट थ्रोन। ठीक है, कि इनर्शिया की वजह से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन में फॉल करवाते हैं, थ्रो करते हैं, उसी डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, और कांस्टेंट स्पीड उसकी होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। फिर कहते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी स्टेट पाथ चेंजेस इनटू कर्व ट्रैजेक्टरी। ठीक है, आगे कहते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी
ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी straight path curve into straight path turn into curve कहते हैं हमने पढ़ा कि जो प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, उसकी मोशन की वजूहत दो ही हैं, दो चीजों की वजह से वो मोशन में आता है। पहली वजह हमने कहा कि वो थी आपके पास इनर्शिया, दूसरी वजह हमने पढ़ा कि वो आपके पास आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो कहते हैं कि इनर्शिया क्या काम करवाता है? इनर्शिया काम करवाता है कि जिस सीमत या जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया था उसी डायरेक्शन में उसकी स्ट्रेट मोशन को जारी रखता है। लेकिन ग्रेविटी क्या करती है कि ग्रेविटी करती है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट है, जो प्रोजेक्टाइल की स्ट्रेट मोशन थी उसको कर्व्ड मोशन में चेंज कर देती है। यानी क्या होगा कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, लॉन्च करवाया गया, यहाँ से यहाँ फेंका गया तो उसको क्या होगा, तो इसी तरह मूव करता रहेगा इस मत में, ठीक है। यहाँ से फार करवाया लेक्चर क्या करेगा, उसको ऐसे मूव करवाएगा स्ट्रेट पाथ में, बिल्कुल सीधा। लेकिन इसके ऊपर ग्रेविटी भी एक्ट करती है। ग्रेविटी क्या करती है, इसको पकड़ती है यहाँ से और एकदम नीचे नहीं लेकर आती, बल्कि आसान थोड़ा सा मूव करवाती है आगे, फिर एकदम आसान सा नीचे लेकर आती है। इस केस में इस तरह, तो इस तरह आपके पास फिर जो शेप बनती है स्टूडेंट, वो शेप बन जाती है पैराबोलिक शेप। और पैराबोलिक शेप बनने की वजह भी यही दोनों है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और दूसरा आपके पास आ जाता है इनर्शिया। ये दोनों की वजह से प्रोजेक्टाइल मोशन भी करता है। प्रोजेक्टाइल की जो शेप है वो पैराबोलिक ही बनती है। कहते हैं फॉर फ्लैट अर्थ, फॉर शॉर्ट रेंज, कि फ्लैट अर्थ के लिए क्या होता है, द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ठीक है। फॉर फ्लैट अर्थ, ठीक है, द trajectory of parabola, the trajectory of projectile is parabolic. The trajectory of projectile is parabolic. ठीक है। अगर तो आपके पास जो फ्लैट अर्थ है, सीधी सरफेस थी, सीधी जमीन थी, उसके लिए आपके पास जो बनती है शेप वो बनती है पैराबोलिक। फॉर स्फेरिकल अर्थ, अगर अर्थ जो है वो स्फेरिकल हो, फॉर स्फेरिकल अर्थ प्लेन अर्थ के लिए पैराबोलिक, और स्फेरिकल के लिए आपके पास बनती है एलिप्टिकल, ठीक है। बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी विल बी elliptical, ठीक है। एलिप्टिकल स्टूडेंट आपके पास शेप बनेगी, अगर गोल सरफेस हो तो एलिप्टिकल, अगर प्लेन या फ्लैट सरफेस हो तो आपके पास जो ट्रैजेक्टरी बनती है वो पैराबोलिक बनती है, ठीक है। द मेजर एलिमेंट ऑफ वेयरफेयर इज टू शूट द मिसाइल ऑन अ सेलेक्टेड डिस्टेंस पार्ट। कहते हैं यूजेस ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं, कि यूजेस बैलिस्टिक मिसाइल को हम कहां-कहां यूज कर सकते हैं। कहते हैं द बैलिस्टिक मिसाइल आर यूजफुल ओनली फॉर शॉर्ट रेंजेस। जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो शॉर्ट रेंजेस के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ, आगे आ जाते हैं यूजेस। बैलिस्टिक मिसाइल आर यूजफुल फॉर only for short ranges. Ballistic missile are useful only for short ranges, ठीक है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल को अगर आपने यूज करना हो तो उस कब यूज करते हैं, जब आपके पास रेंजेस शॉर्ट हो, या शॉर्ट रेंज के लिए हम बैलिस्टिक मिसाइल को यूज करते हैं क्योंकि वो अनगाइडेड मिसाइल होते हैं। अगर इसकी रेंज ज्यादा होगी तो कुछ खतरनाक इफेक्ट भी इसके आ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट रेंज के लिए अगर हमने जो यूज करना हो मिसाइल, तब हम मिसाइल यूज करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। कहते हैं फॉर लार्ज रेंज एंड ग्रेटर प्रिसीजन पावर्ड एंड रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल आर यूज्ड, ठीक है। फॉर लॉन्ग रेंज, ठीक है, शॉर्ट रेंज के लिए बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन जब आप बात करते हैं
पावर्ड और अनगाइडेड या लॉन्ग रेंज की बात करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं गाइडेड मिसाइल, गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। फॉर शॉर्ट रेंज, फॉर लॉन्ग रेंजेस, फॉर लॉन्ग रेंजेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल आर यूज्ड, ठीक है। अगर आप शॉर्ट रेंज की बात करेंगे तो सिंपल बैलिस्टिक मिसाइल यूज करेंगे, लेकिन जब आप लॉन्ग रेंज की बात करते हैं या गाइडेड या पावर्ड, ज्यादा पावर्ड के लिए, तब तो आप क्या यूज करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल को गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल बना के उसको लॉन्ग रेंज के लिए भी यूज किया जा सकता है। फिर कहते हैं एट हाई स्पीड एंड फॉर लॉन्ग ट्रैजेक्टरीज द एयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल एंड समटाइम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर देन ग्रेविटी। कहते हैं वेरी हाई स्पीड की वजह से या लॉन्ग ट्रैजेक्टरी, वेरी हाई स्पीड एंड फॉर लॉन्ग ट्रैजेक्टरीज, ज्यादा स्पीड और लंबे रस्तों के लिए जो एयर की फ्रिक्शन होती है वो नेग्लिजिबल होती है, उसको नजरअंदाज किया जा सकता है। कहते हैं कुछ सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है वो ग्रेविटी की फोर्स से ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि जब आपके पास लॉन्ग रेंज हो और हाई स्पीड हो, लॉन्ग रेंज और हाई स्पीड की वजह से फ्रिक्शन को क्या किया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है, नेग्लिजिबल किया जाता है। क्योंकि सम केसेस में क्या हो सकता है, सम टाइम ऐसा होता है कि जो एयर फ्रिक्शन होती है वो ग्रेविटी से भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर एयर फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो आपके पास जो मिसाइल है वो मोशन नहीं कर पाएगा, ये करेगा भी तो उसकी मोशन बहुत कम या रेंज बहुत कम रह जाएगी। इट अफेक्ट बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन, और वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन दोनों को डिस्टर्ब करेगी। Therefore we cannot neglect the एरोडायनामिक फोर्सेस, हम एरोडायनामिक फोर्स को इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, यानी माहौल में जो बाकी फोर्सेस होंगी हम उनको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। समझ आ गई। कहते हैं इफेक्ट ऑफ एरोडायनामिक फोर्सेस, द एयर फ्रिक्शन क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर दिस पर्पस, कि इस मकसद के लिए जो हवा की फ्रिक्शन होती है वो क्या करती है, मुश्किलात पैदा करती है। सो द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नीड्स अ हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन, कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है उसको एक हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये था आपके पास टॉपिक बैलिस्टिक मिसाइल या बैलिस्टिक फ्लाइट। बेसिकली जो टॉपिक का नाम था वो था बैलिस्टिक फ्लाइट, लेकिन बैलिस्टिक फ्लाइट की मदद से हमने बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्कस किया डिटेल के साथ। बैलिस्टिक फ्लाइट कौन सी होती है कि जब आपके पास कोई प्रोजेक्टाइल को इनिशियल पुश के बाद वो ग्रेविटी और इनर्शिया की वजह से फ्रीली मूव करता रहे, तो ऐसी फ्लाइट को कहते हैं बैलिस्टिक फ्लाइट। लेकिन कहते हैं कि ऐसा मिसाइल जो अनगाइडेड हो और अनपावर्ड हो उस मिसाइल को हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, क्योंकि वो भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। उसके बाद पढ़ा हमने ट्रैजेक्टरी ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल के जिस रास्ते या जिस पाथ को बैलिस्टिक मिसाइल फॉलो करता है उस पाथ या उस ट्रैजेक्टरी को हम कहते हैं बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। एक्सप्लेनेशन में देखा हमने कहा कि जो स्ट्रेट लाइन इनिशियल फ्लाइट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लॉन्च है, फिर एक्शन ऑफ ग्रेविटी है, फिर कहते हैं कि जो आपके पास पैराबोलिक शेप बनती है प्रोजेक्टाइल की वो दो चीजों की वजह से बनती है। नंबर 1 इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, नंबर 2 इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इनर्शिया क्या करता है कि जब आपके पास किसी प्रोजेक्टाइल को इनिशियल पुश मिल जाता है यानी वो मोशन को स्टार्ट करता है, तो इनर्शिया चाहता है कि वो अपनी मोशन को जिस डायरेक्शन में उसको छोड़ा गया था, फेंका गया था, उसी डायरेक्शन में मूव रखे, ठीक है, उसी डायरेक्शन में मूव करे, यानी स्ट्रेट लाइन में अगर फेंका गया तो स्ट्रेट लाइन में रहे। लेकिन दूसरी तरफ ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी उसको स्ट्रेट लाइन की जो मोशन होती है उसको कर्व में तब्दील कर देती है, ठीक है, उसके ऊपर अपनी तरफ खींचती है ग्रेविटी जमीन की तरफ, तो उसकी जो मोशन है वो पैराबोलिक, उसकी जो शेप है वो पैराबोलिक बन जाती है। कहते हैं इसके भी दो केसेस आते हैं, अगर तो आपके पास जो सरफेस थी यानी जो अर्थ थी वो फ्लैट हो, प्लेन हो, सीधी हो बिल्कुल, तब जाके जो शेप बनती है वो पैराबोलिक बनती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास जो अर्थ है वो स्फेरिकल हो तो स्फेरिकल केस में आपके पास जो शेप बनती है वो बनती है एलिप्टिकल शेप, ठीक है, ये आपने याद रखनी है बातें। फिर इसके यूजेस पढ़े कि बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं शॉर्ट रेंज के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अगर आपने लॉन्ग रेंज के लिए यूज करना हो तो आपको बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बल्कि गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, समझ आ गई बात। फिर कहते हैं कि जब आपने मिसाइल को छोड़ना हो, लॉन्च करना हो, तो उसके लिए एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप निगलेक्ट नहीं करेंगे तो सम टाइम ऐसा होता है कि जो एयर की फ्रिक्शन होती है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से बढ़ जाती है, ठीक है, और इस
की वजह से इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो मोशन है वो दोनों डिस्टर्ब होती हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि हम एरोडायनामिक जो फोर्सेस होती हैं उनको भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये आपने बातें याद रखनी है। तो ये था हमारे पास पूरा टॉपिक चैप्टर नंबर 3 का मोशन एंड फोर्स का लास्ट वाला टॉपिक, जिसका नाम था बैलिस्टिक फ्लाइट। एंड आई होप स्टूडेंट कि आपको इस सारे टॉपिक की अच्छी तरह से समझ भी आई होगी, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक था, आपने जस्ट रीडिंग के तौर पर इसको याद रखना है। पेपर में आ भी सकता है ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं और आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो के लिए इतना ही काफी था। हमारे पास ये जो चैप्टर था इसके सारे टॉपिक्स आज इख्तिताम पजीर हो गए। आगे नेक्स्ट वाली जो हम वीडियो में आएंगे मिलेंगे, तो नेक्स्ट वाली वीडियो हमारी होगी इस चैप्टर की जो एग्जांपल्स हैं उनके ऊपर, ठीक है। इस चैप्टर की एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में इस चैप्टर की एग्जांपल्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।